नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। भारत जहां रूस से दूरी बनाया जा रहा है, उस बीच रूस ने भारत की आजादी के बाद कैसे पश्चिम ने भारत से दूरी बनाई थी और कैसे रूस ने उसका साथ दिया था, वो याद दिलाया। लेकिन इसी दोस्ती के बीच एक खबर ऐसी भी चर्चा में है। आखिर क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रूस दौरा अचानक रद्द हो गया? क्या भारत और रूस के बीच कोई दूरी बन रही है या कहानी कुछ और है? वहीं दूसरी तरफ बीजिंग से आई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुश्मन नहीं दोस्त रहें। क्या ये वाकई नए युग की शुरुआत है? और बुलेटिन में आगे बात करेंगे नीट पेपर लीक के उस आरोपी की जिसने कहा है कि किसको बचाया जा रहा है, और चर्चा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी है। एक नई किताब ने दावा किया है कि मैक्रो एक खूबसूरत ईरानी एक्ट्रेस को सीक्रेट मैसेज भेजते थे। उनकी तारीफ में लिखे गए इन मैसेजों को जब पत्नी ने देख लिया तो क्या विवाद हुआ? देश और दुनिया की खबरों से पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। रूसी विदेश मंत्री ने बताया भारत के लिए क्या किया, कहा कोई रक्षा राज छुपा नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रूस दौरा रद्द, विदेश मंत्रालय जवाब देने से बचा। हॉर्मुज से सुरक्षित निकला 14वां भारतीय जहाज, ईरान बोला दोस्त का हर मुमकिन सहयोग। नीट पेपर लीक का आरोपी पकड़े गए, एक आरोपी बोला बड़े लोगों को बचाया जा रहा। और एक किताब का दावा, मैक्रो की ईरानी अभिनेत्री से चैट देख भड़की थी राष्ट्रपति की पत्नी। अब शुरुआत करते हैं रूसी विदेश मंत्री की भारत के बारे में दिए गए बयान से। रूस ने कहा कि वो रक्षा क्षेत्र में भारत से कोई राज नहीं छुपाता और पश्चिमी देशों की तरह धोखेबाजी नहीं करता। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रक्षा सहयोग में रूस भारत से कुछ भी नहीं छुपाता है। उन्होंने पुराने दिनों की याद करते हुए पश्चिमी देशों पर बड़ा निशाना साधा। विदेश मंत्री के मुताबिक आज़ादी के बाद पश्चिम ने भारत की मदद नहीं की थी। वो भारत से अपनी तकनीक और रक्षा से जुड़ी जानकारियां छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन रूस ने हमेशा अपने दरवाजे भारत के लिए खुले रखे। आज रूस के पास ऐसा कोई डिफेंस सीक्रेट नहीं है जो भारत को ना पता हो। हालांकि रूस के इस बयान के बाद अमेरिका के दबाव में भारत के एक्शन भी चर्चा में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रूस का महत्वपूर्ण दौरा अचानक रद्द हो गया। जब इसको लेकर पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। जब पत्रकार ने पूछा कि भारत के वित्त मंत्री ने अपना रूस दौरा क्यों रद्द किया, क्या हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैं रूस या रूसी तेल से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमने अपना पक्ष साफ कर दिया है। इस पर जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता ही सही व्यक्ति होंगे। बता दें, इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत ने रूस से वो गैस यानी LNG खरीदने से मना कर दिया है जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से भारत में गैस की कमी तो है, फिर भी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 14 और 15 मई को विदेश मंत्रियों की ये बड़ी बैठक होगी। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके विमान पर लिखे एक संदेश ने खींचा। उनके विमान पर बड़े अक्षरों में मीनाब 168 जो लिखा हुआ था वो था #मीनाब 168। यह संदेश उन 168 मासूम लोगों को याद दिलाता है जो युद्ध में मारे गए थे, बच्चे। आपको बता दें कि भारत ने अब तक इन मौतों की स्पष्ट निंदा नहीं की। विदेश मंत्रालय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अब तक बहुत गोलमोल जवाब दिया। अराक्ची यहां भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से क्षेत्रीय शांति पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी। दुनिया भर की नजरें अब भारत के स्टैंड और इस मुलाकात पर टिकी है। अराक्ची के भारत आने के साथ ही भारत के लिए हॉर्मुज से खुशखबरी वाली खबर है। हॉर्मुज में भारी तनाव के बावजूद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अपने 14वां गैस जहाज सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ एक आखिरी जहाज बचा है जो अभी भारतीय नौसेना की निगरानी में है। जल्द ही खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारत के सभी 15 जहाज सुरक्षित बाहर होंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर कासम ने भारत की मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि ईरान अपने दोस्त भारत के लिए हर मुमकिन सहयोग करेगा। उन्होंने बताया था कि भारत के कई जहाजों को निकालने में ईरान ने मदद की है। ईरान का कहना है कि वो दूसरे देशों के मुकाबले भारत को खास तवज्जो दे रहे हैं। नीट पेपर लीक के आरोपी ने दावा किया है कि असली मास्टरमाइंड को सरकार और एजेंसियां बचा रही हैं।
सीबीआई ने बुधवार को जयपुर से 3 और अन्य जगहों से 2 लोगों को पकड़ा। कोर्ट में पेशी के बाद इन सभी आरोपियों को दिल्ली ले जा रहा था। जब मीडिया ने सवाल पूछे तो एक आरोपी चिल्लाकर बोला कि बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है। उसने कहा कि सिर्फ आम लोगों और छोटों को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में जयपुर से मांगीलाल, विकास और दिनेश मेमवाल की गिरफ्तारी हुई है। दिनेश मेमवाल को बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। कई बीजेपी नेताओं के साथ उनके फोटो भी हैं। वहीं गुरुग्राम से यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को भी दबोचा गया है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक के तार केरल में पढ़ रहे एक छात्र से जुड़े हैं। उसने ही अपने दोस्तों और हॉस्टल मालिक को पेपर लीक के सवाल भेजे थे। अब सीबीआई इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद यानी कि सत्य हिंदी और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखिए। भारत ने चीन के निर्यात पर 30 सितंबर तक लगाई रोक। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हुआ। केरल में 10 दिन से सस्पेंस, आज होगा नए सीएम का फैसला। और कर्नाटक में हिजाब और धार्मिक चिन्हों पर लगा प्रतिबंध हटा। सप्लाई की कमी और महंगाई रोकने के लिए भारत सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी की निर्यात पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी कच्ची, सफेद और रिफाइंड सभी तरह की चीनी पर तुरंत लागू हो गई है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के कोटा के तहत भेजी जाने वाली चीनी पर रोक नहीं है। इससे पहले सरकार ने सोने पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। इस नए फैसले से अब उन व्यापारियों की मुसीबत बढ़ गई है जिन्होंने पहले से सौदे कर रखे थे। लागत के कारण अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। ये नई कीमतें 14 मई से पूरे देश में लागू होंगी, यानी कि आज से। दरअसल पिछले 1 साल में दूध के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। कंपनी का कहना है कि दूध के उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई है। पशुओं का चारा और पैकेजिंग का सामान भी महंगा हो गया है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। अब दूसरी क्षेत्रीय कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती हैं। दूध महंगा होने से चाय और मिठाई के दाम भी बढ़ सकते हैं। केरल में 10 दिनों का सस्पेंस खत्म होने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। चुनावी नतीजे आए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम तय नहीं हुआ है। बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, पर केरल में सस्पेंस बरकरार है। आज दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय पर सभी विधायक अपना नेता चुनने जुटेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन का नाम सबसे आगे है। वेणुगोपाल को ज्यादातर विधायकों का समर्थन बताया जाता है और वो दिल्ली के करीबी भी हैं। वहीं सतीशन को जमीनी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों का भारी समर्थन हासिल है। रमेश चन्नीथले का नाम भी चर्चा में है, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से 2 लोगों में है। कांग्रेस हाईकमान ने संकेत दिए हैं कि आज शाम तक नाम का ऐलान हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया। अब छात्र अपनी यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान वाले चिन्ह पहन सकेंगे। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बुधवार को पुरानी पाबंदी हटाने का ऐलान किया। दरअसल साल 2022 में बीजेपी सरकार ने सख्त ड्रेस का कोड लागू किया था। इसी आदेश की वजह से पूरे राज्य में हिजाब विवाद भड़क गया था। अब नई सरकार ने उस पुराने विवादित आदेश को पूरी तरह वापस ले लिया। अब छात्र हिजाब, स्कार्फ और जनेऊ जैसे प्रतीक आसानी से पहन सकते हैं। यह फैसला हाल ही में हुई एक बड़ी घटना के बाद आया है। अप्रैल में बेंगलुरु के एक कॉलेज में छात्रों के जनेऊ उतरवा दिए गए थे। इस घटना के बाद सरकार पर नियम बदलने का भारी दबाव था। हालांकि मंत्री ने सीधे तौर पर हिजाब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इसे सीमित धार्मिक प्रतीक बताकर विवाद को शांत करने की कोशिश की। अब छात्रों को अपनी आस्था और पढ़ाई के बीच चुनाव नहीं करना होगा। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। बंगाल में कुर्बानी के लिए अब सरकारी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। चीन में ट्रंप जिनपिंग मिले, कहा हम दुश्मन नहीं दोस्त। ट्रंप बोले जिनपिंग महान लीडर हैं, दुनिया चाहे जो भी कहे। और मैक्रो और ईरानी एक्ट्रेस की दोस्ती पर किताब ने बढ़ाई बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु बलि और स्लॉटर को लेकर बड़े कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बकरीद से ठीक पहले सरकार ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की।
अब गाय, बैल या भैंस की कुर्बानी के लिए सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट स्थानीय अधिकारी और सरकारी पशु डॉक्टर मिलकर ही जारी करेंगे। नियम के मुताबिक पशु की उम्र कम से कम 14 साल होना जरूरी है। सिर्फ बीमार या बूढ़ा हो चुके जानवरों को ही स्लॉटर की इजाजत मिलेगी। इसके लिए डॉक्टर को लिखित में कारण बताना होगा कि पशु अब काम के लायक नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो व्यक्ति 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। सरकार ने यह भी साफ किया कि कुर्बानी केवल चिन्हित जगहों पर होगी। किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर पशु बलि देने पर पूरी तरह पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और चीन ने अपनी आपसी दुश्मनी छोड़कर भविष्य में पार्टनर की तरह काम करने का वादा किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के साथ आना पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। उन्होंने साफ कर दिया कि टकराव में नुकसान है और सहयोग में ही सबका फायदा है। साल 2017 के बाद ट्रंप पहली बार चीन पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी इस मुलाकात को एक बड़ा सम्मान बताया। ट्रंप बोले कि उनकी दोस्ती और ये रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। दोनों नेताओं ने व्यापार और ताइवान जैसे मुश्किल मुद्दों पर भी खुलकर बात की। ट्रंप को भरोसा है कि इन दो महाशक्तियों का आने वाला भविष्य शानदार होगा। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक महान और सच्चा लीडर बताया। ट्रंप ने सबके सामने खुलकर कहा कि जिनपिंग वाकई एक शानदार लीडर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ये बात हर किसी से कहते हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ लोगों को उनकी ये बात पसंद नहीं आती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी राय नहीं बदली क्योंकि वो इसे सच मानते हैं। ट्रंप का कहना है कि वो हमेशा सच बोलते हैं और सच यही है। ट्रंप ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में कहा कि जिनपिंग के साथ होना उनके लिए फख्र की बात है। उन्होंने जिनपिंग को अपना एक खास दोस्त बताया और इस रिश्ते पर खुशी जताई। ट्रंप ने जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा, अमेरिका चीन के रिश्ते अब सबसे बेहतरीन दौर पर पहुंचेंगे। एक नई किताब ने दावा किया है कि ईरानी एक्ट्रेस गुलशिफ्ते फराहानी से मैसेज पर बातचीत के कारण मैक्रो और उनकी पत्नी में झगड़ा हुआ था। किताब में दावा किया गया है कि मैक्रो और एक्ट्रेस के बीच महीनों तक निजी बातचीत होती रही। लेखक के मुताबिक मैक्रो ने एक्ट्रेस को मैसेज में लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। इन मैसेज में काफी भावनात्मक बातें होती थी जिन्हें लेखक ने प्लेटोनिक यानी गहरा लगाव बताया। कहा जा रहा है कि मैक्रो की पत्नी ब्रिजिट ने उनके फोन में ये सब पढ़ लिया था। इसी वजह से वियतनाम जाने वाले विमान में दोनों के बीच जबरदस्त बहस और हाथापाई हुई थी। हालांकि अभी तक इन मैसेजों का कोई भी स्क्रीनशॉट या पक्का सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि मैक्रो के करीबियों ने इन सभी दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब इस खुलासे के बाद मैक्रो की निजी जिंदगी को लेकर दुनिया भर में गॉसिप शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.